अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सदारती इंतखाबात, क्या पीपीपी और पीटीआई मुश्तरका उम्मीदवार पर मुत्तफिक हो जाएंगी? एतजाज एहसन किस खुशखबरी की बात कर रहे हैं? 500 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा अदा, अंधेरे फिर भी अवाम का मुकद्दर। हुकूमत बताए किस आईपीपी को कितना पैसा दिया। IMF के दबाव पर सब्सिडी खत्म, तरक्याती मंसूबों में कमी। अब कलदम तंजीमों के फलाही कामों का मुकाबला कौन करेगा? क्या कभी कोई बता सकेगा कराची में दिया जाने वाला भत्ता किसकी जेब में जाता है? सदारती इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ जारी है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में राब्ते की खबरें भी आ रही हैं। चौधरी एतजाज एहसन का कहना है कि वो कल कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। मुस्लिम लीग नून अपने सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन की कामयाबी के लिए तमाम जमातों से राब्ते कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान और MQM ने यह खबरें हैं कि मुस्लिम लीग नून और ANP ने पीपल्स पार्टी को अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। सदारती इंतखाबात में छोटी जमातों की अहमियत भी बढ़ गई है। पीपल्स पार्टी सदारती इंतखाबात के बाइकाट का भी फैसला कर सकती है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शाह महमूद कुरैशी और दुनिया न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब रऊफ क्लासरा। सबसे पहले बात करते हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी से। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब, आपके उम्मीदवार हैं पार्टी के जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब और आप भी मुख्तलिफ पार्टियों के साथ राब्ते में हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि एतजाज एहसन तो कह रहे हैं कि कल वो कोई खुशखबरी दे सकते हैं कौम को पीपल्स पार्टी और PTI के हवाले से। देखिए, एतजाज एहसन साहब ने आज अपना PTI से राब्ता किया और फिर एक वफद के हमरा वो चेयरमैन इमरान खान से मिले भी। उनका तकाजा ये था कि सदारती इंतखाबात का बायकॉट किया जाए और उन्होंने बायकॉट की अपनी वजूहात भी बयान की। PTI ने उनका मौक़िफ़ सुना है और PTI की क़यादत इस वक्त अपने सीनियर रहनुमाओं से मशावरत कर रही है और जैसे हमारा मशावरती अमल मुकम्मल होगा हम इस पर अपना हतमी फैसला और अपनी राय आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। अच्छा शाह साहब, कल वजीउद्दीन साहब ने यह कहा था कि यह भी मुमकिन है कि PTI नून लीग के साथ एक मुश्तरका उम्मीदवार भी ला सकती है। क्या इस हवाले से भी कोई आपकी पार्टी की गुफ्तगू है नून लीग के साथ या इस बात का कोई इम्कान है? देखिए, नून लीग के साथ तो गुफ्तगू हम क्या कर सकते हैं, उनका अपना उम्मीदवार है। जस्टिस वजीउद्दीन इस पाए के उम्मीदवार हैं। उनकी शोहरत, उनकी दयानत, उनकी जो कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की पासदारी के लिए जो खिदमात हैं वो सबके सामने हैं। अगर नून लीग उन्हें अडॉप्ट करती है और उनको उनका साथ देती है तो PTI को बेहद खुशी होगी। इसके अलावा तो मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अच्छा शाह साहब, ये बयान कीजिएगा कि अगर जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं अगर ये एक मुश्तरका उम्मीदवार ले आती तो कुछ लोगों का कहना है कि उसमें कामयाबी भी हो सकती थी अपोजिशन को और फिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दी जा सकती थी मौजूदा हुकूमत को, अगर सदर ऐसा शख्स है जो अपोजिशन का इलेक्टेड है। देखिए, कामयाबी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो नंबर्स की गेम है और नंबर्स इस वक्त नून लीग के पास खासे उनकी नंबर्स पोजीशन खासी कंफर्टेबल है। हाँ, ऑपोजिशन अगर मुश्तरका उम्मीदवार ले आती तो उससे कम से कम मुकाबला दिलचस्प हो जाता। अब उसके लिए ज़रूरत इस अमर की थी कि ऑपोजिशन की जो 3 बड़े फैक्शंस हैं वो किसी ऐसी शख्सियत पर मुत्तफिक हो जाते जो तीनों के लिए काबिल कबूल होती। ऐसा नहीं हो सका। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट का ऐलान कर दिया और खुर्शीद शाह साहब से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि हम एक ऐसी शख्सियत पर मुत्तफिक हो जाएं जिसका एक कौमी वकार हो, उसका एक नेशनल स्टैचर भी हो और सबके लिए काबिल कबूल हो। तो वो शख्सियत तो यकीनन किसी एक पार्टी से एफिलिएटेड अगर होती
तो दूसरे धड़ों को उस पर एतराज़ हो सकता था, लेकिन ऐसे हजरात मुल्क में मौजूद हैं जिस पर तीनों मुत्तफिक हो सकते थे, लेकिन ऐसा ना हो नहीं हुआ। शाह साहब हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि रऊफ क्लासरा भी हमारे साथ हैं। क्लासरा साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी शाह महमूद कुरैशी साहब की, अब तो चंद दिन रह गए हैं, ये किस तरफ जाएगी ये जो सारी इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ और जो मुलाकातें हैं, क्या आप रीड करते हैं, क्या आउटकम होगा इसका? एक तो मेरा ख्याल है ये क्रेडिट मिलना चाहिए, अगरचे आसिफ जरदारी साहब को खुद इलेक्शन उनको ये लड़ना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में कि जब आप खुद जीतना चाहते हैं तो आप उम्मीदवार बनते हैं, जब आप हारना चाहते हैं, जैसे एतजाज़ ने भी कहा कि जब आपने गंदे अंडर और टमाटर खाने हो तो एतजाज़ एहसन और उसको रज़ा रबानी को आगे कर देते। एक तो मेरी ख्वाहिश थी कि जरदारी साहब खुद इलेक्शन लड़ते और आके मैदान में आपको शिकस्त और हार जीत होती रहती, नंबर एक। लेकिन इवन देन मैं कहूँगा जरदारी साहब ने एक बेहतर कैंडिडेट को पुट किया है कि जिसने कम से कम जो बात शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे, इंटरेस्ट पैदा कर दिए, उसने आप इस मुकाबले को सीरियसली लेना पड़ गया है। और पहली दफ़ा जो यहाँ पे आप हमने MNAs का यहाँ पे देखी थी, उनकी डिवेल्यूएशन देखी थी, और जिस तरीके का यहाँ पे वो टक्के टोकरी कारोबार हो रहा था और किसी MNA MPA की कोई औकात नहीं थी, तो इन उम्मीदवारों ने, चाहे वो इनके हूँ PTI के उम्मीदवार हूँ, अगेन एक तरह रिस्पेक्टेबल हैं जो वजीहुद्दीन साहब हैं, या इनके हूँ ये पीपल्स पार्टी के ये भी ऑनरेबल आदमी हैं जो रज़ा रबानी साहब हैं, इन दोनों के आने से वो नवाज लीग का जो उनका जो या वोट बैंक है, जो उनके MNAs हैं, सेनेटर हैं या उनके MPs हैं, पहली दफ़ा हमें लग रहा है कि शायद उनका थोड़ा सा मिन्नत तरला हो सकता है। नवाज शरीफ साहब, हमने उस दिन देखा कौमी असम्बली में कि वो किसी MNA से उठ के हाथ भी नहीं मिला रहे थे जो उनको मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे। अब ये मुमकिन है कि शायद उनको बुलाएं भी सही, बिठाएं भी सही, थोड़ी सी चाय पानी भी पिला दें। आज हमने देखा कि फजल रहमान साहब को भी बुलाया गया कि उनको भी पहली दफ़ा उनको आया, ये कहा गया कि आप आएँ और तशरीफ़ लाएँ। सो MNAs की और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक यहाँ पे ऑफिसेज हैं, उनकी पहली दफ़ा ये पिछले 2-3 महीने में इलेक्शन के बाद ये थोड़ी सी हम रिस्पेक्ट देख रहे हैं, और इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ ये इनको जाता है, PTI को जाता है, और ये रज़ा रबानी साहब को उनको ये कैंडिडेट करने से जाता है। जैसे कुरैशी साहब ने कहा, इंटरेस्टिंग कंपटीशन हो सकता है। अगर ये दोनों किसी पे मुत्तफिक हो जाएं तो नवाज लीग एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि रमज़ान के दिन है और बहुत सारे MNAs हमने देखे हैं जो ये वजीर बनने पर खुश नहीं है। कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने इनको ज्वाइन किया था, उनको कुछ ज़्यादा यहाँ पे अकोमोडेट नहीं किया गया, उनको लिफ्ट नहीं करेगी, हो सकता है वो स्टे अवे करें या वापस आए, क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग होगी, तो एनीथिंग कैन हैपन। जरूर हो सकता है। रऊफ, एक थोड़ा सा इस पे भी कमेंट कीजिए। खबरें आ रही हैं कि नून लीग का MQM के साथ भी राब्ता हुआ है। पहले तो ये खबर आई कि शायद उन्होंने फैसला कर लिया है, MQM ने नून लीग की हमायत का, लेकिन अभी फिर तर्जुमान ये कह रहे हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ। क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज के MQM किस तरफ जाएगी? मेरे सोर्सेज तो कोई ऐसा कोई इस पर कुछ नहीं बता रहे, लेकिन मैं अपनी असेसमेंट दे सकता हूँ। MQM पे हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा है पिछले 10-12 साल से कि ये पावर में नहीं है। जो पार्टी यहाँ पे सेंटर में होती है उसी के साथ ही जाती है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे यहाँ पे शौकत अजीज़ साहब हूँ या चौधरी शुजात हूँ, जमाली साहब हूँ, ये उन्हीं के साथ ही खड़े रहते हैं। लेकिन आपकी दफ़ा मैं समझता हूँ कि MQM को अगर ये फैसला करना पड़ा कि उन्होंने किसके साथ जाना है, तो उनको कराची की जो हुकूमत है, जो सिंध की हुकूमत है जहाँ पे पीपल्स पार्टी बैठी, वो ज़्यादा सूट करता है। अगर उनको शेयर पावर में मिलता है, तो अगर उनको सिंध में मिलता है तो ये MQM के लिए ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल होगा रादर दैन कि सेंटर में 2 वज़ीर ले लें। इसलिए इसलिए अगर उनको चॉइस करना पड़ा तो नून लीग की बजाय मेरा ख्याल है पावर की अपनी डायमेंशन सामने रखते हुए वो ये पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्लासरा साहब हमारे साथ ही रहिए। शाह साहब, ये बताइए कि ये आगे चलकर तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, ये दहशतगर्दी के खिलाफ भी एक पॉलिसी बननी है, कंसेंसस भी चाहिए होगा, तो ये जो इस वक्त आपकी जो गुफ्तगू हुई है पीपल्स पार्टी के साथ, दूसरी जमातों के साथ, आप समझते हैं कि वहां पर भी जो एक मुश्तरका लाएअमल कोई आप इख्तियार करेंगे, या हो सकता है ऐसा? देखिए, ये इशू टू इशू है। जिस इशू पर हमारा और उनका नुक्ता नज़र एक हुआ तो यकीनन हम एक मुश्तरका लाएअमल अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने हर इशू पर एक दूसरे का साथ देना है। तो डिपेंड करता है ना कि ज़ेर बहस क्या है और उस पर हमारा नुक्ता नज़र क्या है, हमारा मंशूर क्या कहता है, हमारी लीडरशिप का विजन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी और रऊफ क्लासरा साहब, जो ये कह रहे थे कि बिल्कुल अपोजिशन की जमातों में कंसेंसस हो सकता है अगर कोई इस किस्म का मामला ज़ेर बहस हो जिसमें तमाम जमातों के ख्यालात एक जैसे हों, मुत्तफिक हों। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब जुबैर उमर से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारा गर्दिशी कर्जा अदा करने के बावजूद अभी तक कौम लोड शेडिंग के अंधेरों में क्यों मुब्तला है। नाज़रीन, ये कैसा कारोबार है, ये कहां का धंधा है
जहां हम अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं और इसके बदले अंधेरे खरीद लाते हैं। पिछली हुकूमत ने 5 वर्षों में 1500 अरब रुपए आईपीटीज को दिए और हाल ही में 480 अरब आईपीपीज को दे दिए हैं, मगर अंधेरे फिर भी अवाम का मुकद्दर हैं। पिछले 1.5 माह में बताया जा रहा है एक बार फिर 50 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा हमारे सरों पर आन पड़ा है। आखिर क्या करना होगा? इस मसले का हल क्या है? क्या हमें बिजली के पैदावारी अखराजात का फ्रांसिक टेस्ट या टेक्निकल ऑडिट कराना होगा? आखिर सैकड़ों अरब रुपयों के बदले हमें अंधेरे कब तक मिलते रहेंगे? ये सारी सूरत हाल हमें कहां ले जाएगी, इस पर आज हम बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब जुबैर उमर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो गर्दिशी कर्जों का मामला है जुबैर साहब, ये खत्म होगा कि नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि फिर 50 अरब रुपए के मजीद गर्दिशी कर्जे इकट्ठे हो गए हैं, जबकि अभी हाल ही में तो 500 अरब रुपए अदा किए हैं, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग से खात्मा नहीं हुआ। अच्छा, इसमें बेसिकली जी देखिए, जो असल मसला था, जब सर्कुलर डेट जब हमारी हुकूमत आई थी तो 500 बिलियन रुपए आउटस्टैंडिंग थे जो कि पे करने थे। और जो दो उसके एस्पेक्ट्स थे, एक तो ये था कि इमीडिएटली 500 बिलियन रुपए कहाँ से पे किए जाएँ, कैसे पे किए जाएँ, लेकिन उससे ज़्यादा जो सीरियस मसला था जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि इसको परमानेंट तरीके से कैसे ख़त्म किया जाएगा। सो 500 बिलियन रुपए जो फर्स्ट फेज़ था वो तो हमने पे कर दिया, एंड उसकी वजह से बिजली की जो लोड शेडिंग है उसमें कमी आई है, क्योंकि जो आईपीपीज़ हैं और दूसरे इदारे जिनको पेमेंट नहीं हुई हुई थी, अब वो अपने फ्यूल ख़रीद सकते हैं और अपना काम जारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जहाँ तक फ्यूचर का ताल्लुक है, बिल्कुल सही बात है कि जी परमानेंट एक ऐसा सलूशन तलाश किया जाए जिसके बेसिस पर आप सर्कुलर डेट को ख़त्म कर सकें। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको पता है कि ये सर्कुलर डेट होता किस वजह से, इस वजह से होता है प्राइमरीली कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है और जो टैरिफ है उसमें 6 रुपए का फ़र्क है पर यूनिट। तो हर दफ़ा जब आप बिजली कंज्यूम करते हैं तो हुकूमत के खसारे में इजाफा होता जाता है और सर्कुलर डेट बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। इस वजह से जो हमारी पावर पॉलिसी है उसमें ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, मिड टर्म बेसिस जो हमने सोल्यूशन पेश किया है कि एक तो टैरिफ इंक्रीज़ किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक्सेप्ट फॉर वो जो 200 यूनिट तक लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है उसको कम किया जाएगा। जुबैर साहब, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है जो आप बयान कर रहे हैं। ये जब होगा कोई नई चीज़ आप उसमें लेके आएंगे, टैरिफ को कम करेंगे, तो फिर ये गर्दिशी कर्जे खत्म होंगे। एक और बात जो इस वक्त बड़ा एक सवाल है और अपोजिशन भी ये कर रही है कि जब ये कहा गया था कि गर्दिशी कर्जे उतारे जाएंगे तो ये वादा किया गया था कि बिल्कुल ये वेबसाइट पर जो वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री की है ये बताया जाएगा कि किस आईपीपी को कितने पैसे दिए गए और उनकी एफिशिएंसी का रेट क्या था, लेकिन अगर वहां पर वेबसाइट पे जाके देखें तो इस हवाले से कोई तफसील नहीं मिल रही कि किस आईपीपी को कितने पैसे दिए गए और किस बुनियाद पर दिए गए। बुनियाद तो बड़ी क्लियर है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जिन जिन इदारों की थी हुकूमत को उनको पेमेंट करनी थी। इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जी वो कैसे पे किया गया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी और वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो जब पे हुई है तो वो हुकूमत के हवाले से भी आपको पता है कि ये तमाम चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये नहीं होता कि पूरी दुनिया के साथ शेयर की जाए वो इन्फॉर्मेशन, वो ट्रांसपेरेंट उस हवाले से होती है कि कल को हिसाब किताब भी देना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो पेमेंट की है तो उसका तमाम हिसाब किताब अवेलेबल है और कल को जब ऑडिट होगा तो उसका तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन पूरी ट्रांसपेरेंट है, जाहिर सी बात है उन इदारों को पेमेंट की गई है जिनकी तरफ आउटस्टैंडिंग बनता था। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर उमर साहब जो ये कह रहे थे कि हुकूमत ने अगरचे वेबसाइट पर तो कोई इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन उनका ये कहना था कि ये सारा मामला बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली किया गया है और वो कंपनियां जिनके आउटस्टैंडिंग पैसे थे उन्हीं कंपनियों की पेमेंट की गई है। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डॉक्टर अकमल हुसैन से और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर IMF की शराइत के मुताबिक तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी जाएँ और रियासत जो है वो फलाही कामों में पीछे रह जाएगी तो फिर इस गैप को कौन पूरा करेगा, क्योंकि ख़तरा है कि जो कलअदम तंजीमें हैं वो फलाही कामों में आगे चली जाएंगी। IMF के दबाव पर हुकूमत बिजली की सब्सिडी ख़त्म कर रही है। इसके अलावा और भी जो कई मुख्तलिफ सब्सिडीज़ हैं उनको भी ख़त्म किया जा रहा है और जो आम आदमी है उस पर
टैक्स लगाया गया है, जिसकी वजह यह है कि हुकूमत अपने ख़जाने को भरना चाह रही है। लेकिन अगर हम तालीम और सेहत के शोबे की जानिब देखें तो जो सहूलियात फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत वो पूरा नहीं कर रही है। आवाम को ना सेहत की सहूलत मिल रही है और ना ही तालीम। हमारी हुकूमत इनसे दूर होती जा रही है। और अब खबर यह भी आ रही है कि IMF के दबाव पर बुलेट ट्रेन और मेट्रो बस का मंसूबा तर्क किया गया है, जो बहरहाल पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रोटी की ज़्यादा ज़रूरत है, बुलेट ट्रेन की शायद अभी इतनी ज़रूरत नहीं। लेकिन एक जो अहम मसला पाकिस्तानी अवाम के लिए और हुकूमत के लिए है वो दहशतगर्दी का है। और उसमें जो कालादम तंजीमें हैं वो जिस तरह के फलाही काम कर रही हैं, एक ये ख़तरा है कि अगर IMF के दबाव पर रियासत का ताल्लुक अवाम से कम होता गया तो वो कालादम तंजीमें जो अपने फलाही काम कर रही हैं, उन कामों की वजह से जो एक मिलिटेंट सोच पाकिस्तान के अवाम में उभर सकती है या जो नौजवानों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उसको किस तरह से रोका जा सकेगा। आज इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माशी तजिया निगार जनाब डॉक्टर अकमल हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, ये बयान कीजिएगा कि अभी तो ये नज़र आ रहा है कि अगले 5 साल जो पॉलिसीज़ होंगी हमारी हुकूमत की, उसमें IMF का बड़ा अमल दखल होगा, क्योंकि उनसे हमने एक बहुत बड़ा फिर बेल आउट पैकेज लिया है अपने कर्ज उतारने के लिए। लेकिन IMF की जो शराइत हैं उसमें तो फलाही काम कम हो जाएंगे, डेवलपमेंट के काम कम हो जाएंगे, टैक्स ज़्यादा लगेगा, अवाम जो तवक्को करती है रियासत से वो तो नहीं मिलेगा, दूरी होती जाएगी। तो वो जो मामला है, जो फलाही काम कालादम तंजीमें करती हैं और हम मिलिटेंसी का भी मुकाबला करना चाहते हैं, तो एक बड़ी कंट्राडिक्शन में नहीं फंस गए हम लोग? जी, ये बहुत अशद ज़रूरी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए और उसकी बका के लिए कि हुकूमत जो तरक्याती अखराजात हैं, जिसमें कि बुनियादी सहूलियात लोगों को तालीम और सेहत की देने शामिल हैं, ट्रांसपोर्ट इसमें शामिल है, तहफ़्फ़ुज़ सिविलियंस का जो है वो शामिल है, ये बुनियादी सहूलियात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और असल चीज़ जो है वो ये है कि जो उनका एनालिटिकल फ्रेमवर्क है IMF का, वो इसेंशली फ्लॉड एनालिटिकल फ्रेमवर्क है। वो बाकी की दुनिया के अंदर ज़ाहिर हो चुका है कि वो फेल कर गया है। आप देखें ना, यूरोप के अंदर इन्होंने जाके यही कहा कि जी आप अपना बजट डेफिसिट रिड्यूस करें बुनियादी सहूलियात को कम करके, और ऑस्टेरिटी प्रोग्राम वहाँ पे उन्होंने शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बजट डेफिसिट तो कम हुआ नहीं, मगर ये हुआ कि लोग सड़कों के ऊपर आ गए। तो बेरोज़गारी जो ऑलरेडी हुई थी, इकॉनमी रिसेशन के अंदर थी यूरोप में, उनको जाके ये कहना कि जी आप हुकूमत अपने तरक्याती अखराजात और कम कर दे, वो तो एक मेरी नज़र में इसेंशली फ्लॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क था। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान को ये स्टैंड लेना चाहिए कि भाई ठीक है, हमने अपना बजट डेफिसिट रिड्यूस ज़रूर करना है। ये जो 8.8% बजट डेफिसिट पिछली दफ़ा आया है, ये सस्टेनेबल नहीं है, मगर हम इसको कम इस तरीके से करेंगे अगले 3-4 साल में कि हम तरक्याती अखराजात को बढ़ाएंगे, जिससे कि मईशत स्टिमुलेट होगी, GDP ग्रोथ बढ़ेगी और उसको रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के ज़रिए हम इस फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करें। डॉक्टर साहब, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं इस वक्त मसला जो बलूचिस्तान में है, जो KP में है, जो सिंध इंटीरियर में है, पंजाब में भी जो देहाती इलाके हैं, वहाँ पर जो बहुत सारी कालादम तंजीमें हैं वो अपना फलाही काम कर रही हैं। वहाँ पर जो स्टेट का, जो रियासत का स्कूल है, वहाँ पर तो ना उस्ताद है, ना किताब है, ना कोई बैठने की जगह है। उसके मुकाबले में मदरसे में बच्चा जाता है, वहाँ पर उसको खाना भी मिलता है, वहाँ पर उसको कपड़े भी मिलते हैं। तो ये एक अट्रैक्शन जो फलाही कामों की नज़र आ रही है, वो तो वो तंजीमें कर रही हैं जिनको हम कालादम तंजीमें कहते हैं। फिर जाहिर है जब वो बच्चे उनके पास जाते हैं तो उनकी एक अपनी सोच ख़ास उसमें आती है। तो ये दहशतगर्दी का हम मुकाबला कैसे करेंगे, ये इस पे बयान कीजिएगा कि हुकूमत क्या करे। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है डेवलपमेंट और टेररिज्म का, दहशतगर्दी का। जैसे मैंने पहले कहा, इस वक्त तरक्याती अखराजात को बढ़ाना, तालीम और सेहत और ट्रांसपोर्ट आवाम को और बिजली देना एक ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बल्कि मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये बुनियादी सहूलियात हुकूमत नहीं देती लोगों को, तो उसकी जो लेजिटिमेसी है, स्टेट की लेजिटिमेसी अंडरमाइन हो जाएगी और एक ऐसी खला पैदा होगी खुदा ना खास्ता, जिसमें कि दहशतगर्द और दूसरे जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं वो उस खला के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए हमें ये बड़ी सीरियसली देखना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान का जो बड़ा एक गहरा
मुआशी बहरान है उसको बड़ी केयरफुली उसमें से निकलने की ज़रूरत है। सिर्फ ये एक जो नुस्खा हमें कई सालों से, और ये बिल्कुल इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट कंसेप्शन है IMF की मेरी नज़र में, कि वो जब एक मुल्क रिसेशन के अंदर है तो उसको कहते हैं कि जी आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आप अपने अखराजात को कम कर दें, बजट डेफिसिट को कम कर दें। ये तरीका नहीं है। असल चीज़ देखना ये है कि बजट डेफिसिट की कॉम्पोजिशन, बजाते खुद डेफिसिट कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर डेफिसिट इसलिए जनरेट हो रहा है कि तरक्याती अखराजात बढ़ रहे हैं तो वो अच्छी सेहतमंद चीज़ है, क्योंकि उन अखराजात के बढ़ने से और उस हाई बजट डेफिसिट से आने वाले सालों में रेवेन्यूज़ बढ़ेंगी और ग्रोथ भी होगी। अब देखें ना, यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन की थी मार्शल प्लान के तहत, बजट डेफिसिट जनरेट करके की थी। अमेरिका के अंदर जो रिसेशन हुई है पिछले 4-5 साल में, वो किस तरह उस रिसेशन से निकले हैं, स्टिमुलस पैकेज दे के। बरतानिया किस तरह उस रिसेशन से निकला है, स्टिमुलस पैकेज दे के। उन्होंने तो IMF की बात नहीं सुनी। और यूरोप का आप देखें कि एवरेज इस वक्त जो बजट डेफिसिट है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वो 9% पे है, और यहाँ पे आके हमें कहते हैं कि जी आप अपना 5% से भी कम करें। तो ये इकोनॉमिक्स की जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो सारी दुनिया में लागू है ना, एक जैसे ही। इकोनॉमिक्स की साइंस तो नहीं बदल जाती जब पसमानदा मुल्क में आप आते हैं। तो ये उन IMF से एक रैशनल तरीके से गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। उनको बताया जाए कि जनाब आपका जो एनालिटिकल फ्रेमवर्क है वो फ्लॉड है, वो आप बताएं, हम हमारे से डिस्कस करें कि क्या बेसिस है आपकी। डॉक्टर साहब, एक तो जो हमें, आप तो कह रहे हैं कि IMF से डिस्कस करने की जरूरत है, लेकिन हम हुकूमत को देखते हैं तो वो इस बात पर बड़ी डिस्कस तो दूर करने की बात है, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने $6.6 बिलियन का बेल आउट पैकेज मंजूर कर दिया। अच्छा, इस पर जरा कमेंट करें कि इस वक्त डॉलर जो है मार्केट में 104-105 रुपए का हो गया है, और जो बजट में फिगर था या जो इस हुकूमत ने जो फिगर दिया था अपना सारा, ये जो बजट, ये जो डॉलर की प्राइस है, इससे तो वो सारे का सारा जो फिगर है वो भी तब्दील हो जाएगा, और अगले चंद दिनों में हम देखेंगे कि महंगाई का एक तूफान आएगा। तो ये इस सारी सूरत हाल में हमें जो स्टेबिलिटी हम देख रहे थे इलेक्शन के बाद, ये तो लग रहा है कि सारे का सारा निज़ाम बहुत बर्बादी की तरफ चला जाएगा। आम आदमी जो है वो तो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकेगा। भाई इसको ज़रा केयरफुली देखिएगा, ऐसे पैनिक ना आप फैलाएं। बात यह है कि पहला देखना ये कि हम IMF के पास गए क्यों हैं। IMF के पास मुल्क वो जाते हैं जिनका कि एक्सचेंज रेट एक अंडर क्रिटिकल प्रेशर आ जाए और ये ख़तरा हो कि एक्सचेंज रेट कोलैप्स कर जाएगा। अब देखें ना, पाकिस्तान के केस में हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे वो तकरीबन 1.5 महीने का इंपोर्ट कवरेज रह गया था, जबकि सेफ लेवल 3 महीने का होता है। तो ऐसी सूरत हाल में ख़तरा दरपेश आ जाता है कि हमारा एक्सचेंज रेट रैपिडली कोलैप्स कर जाएगा, जिसके नतीजे में हाइपर इन्फ्लेशन होने का ख़तरा था। ऐसी क्रिटिकल सूरत हाल में हमें जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट IMF के पास लेनी पड़ी, और ये अदारा बना ही इस ऐसे तकलीफ़ वाले मुल्कों के लिए बना है। तो अब हम चले तो उनके पास गए, जाना तो ज़रूरी था। ये 6.6 बिलियन का जो पैकेज है ये लेना ज़रूरी था, आप अपना एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए और उसके साथ साथ हाइपर इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। मगर अब एक दफ़ा चले गए तो अब वो कोई वाइसरॉय तो नहीं है ना इस मुल्क के IMF, वो एक मल्टीलैटरल इदारा है, उसके साथ नेगोशिएट रैशनल डिस्कशन करने की ज़रूरत है प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर, और उनको समझाने की ज़रूरत है कि भाई देखें आपका जो नुस्खा है, आप तो ये चाहते हैं ना कि बजट डेफिसिट रिड्यूस हो, तो ये बजट डेफिसिट तरक्याती अखराजात कम करने से डेफिसिट नहीं रिड्यूस होगा, क्योंकि तरक्याती अखराजात आप कम करेंगे GDP ग्रोथ और ज़्यादा डिक्लाइन करेगा, ना सिर्फ बेरोज़गारी और गुर्बत बढ़ेगी बल्कि आपके रेवेन्यूज़ भी रिड्यूस हो जाएंगे और आने वाले सालों में डेफिसिट फिर उसी तरह रहेगा। सो खुदा रहा आप इस चीज़ को समझें कि हमें ओवरऑल बजट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट के अखराजात करने के लिए। बहुत दूसरी चीज़ जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन आपने इस्टेब्लिश किया है वो ये है कि दहशतगर्दी को रोकने के लिए भी हमें तरक्याती अखराजात बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकमल हुसैन, जो ये कह रहे थे कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मामलात या कुछ डिसीजन हुकूमत ने जो लिए हैं वो बिल्कुल ज़रूरत थी, IMF के पास जाने की भी ज़रूरत थी ताकि एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज़ किया जा सके। बिल्कुल सही कह रहे थे डॉक्टर अकमल हुसैन
कि पैनिक की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन गरीबों के घर तो ऑलरेडी पैनिक्ड हैं जिनके पास अपने बिजली के बिलों के लिए पैसे नहीं है, जो रोज़ाना बढ़ती हुई महंगाई से इतने ज़्यादा तंग हैं कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र उनको चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। यकीनन ये हमारे उस तबके के लिए तो पैनिक की खबर नहीं है जो इस वक्त बड़े बड़े महल्लात में हैं, बड़े बड़े घरों में हैं, बड़े जो ऐसी गाड़ियों में सफ़र करते हैं जिनके अंदर हर वक्त एयर कंडीशन ऑन होता है। लेकिन वो लोग जो गरीब हैं, जो सड़कों पर हैं, जिनके एम्प्लॉयमेंट जिनके पास नहीं है, जिनके पास बच्चों के दूध के लिए पैसे नहीं हैं, वो यकीनन उनका जो इस वक्त हालत है वो पैनिक से भी बहुत आगे है। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए और ब्रेक के बाद हम MQM के रहनुमा जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन और जितने मर्जी हो जाए कराची में, क्या कभी ये मुमकिन होगा उन अफराद का नाम सामने आ सके ये जो सारा भत्ता इकट्ठा होता है जिनकी जेब में फाइनल ये जाता है। हमारे साथ रहिए। कराची में भत्ताखोर माफिया कई सालों से सरगर्म अमल है और कई मार्केटों से ये शिकायतें मिली हैं कि अब तो ऐसा मामला है कि अगर भत्ता ना दिया जाए तो बिल्कुल खुलेआम कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं कराची में जिनमें माड़ीपुर भी शामिल है जहां भत्ते की वजह से बैंक्स को भी क्लोज कर दिया गया था। सवाल ये है कि ये भत्ता आखिर जाता कहाँ है? कौन सा खुफिया हाथ है जो ये सब भत्ता वसूल करता है? क्या कभी उन चेहरों से भी नकाब उतर सकेगा? क्या कभी कौम जान सकेगी कि ये लाखों करोड़ों रुपए जो इकट्ठे किए जाते हैं भत्ते के नाम पर दर हकीकत किसकी जेबों में जाते हैं? कराची में सारा दिन गोलियां चलती हैं, बेगुनाह आदमी अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं और अब फिर ये खबरें आ रही हैं कि एक नया ऑपरेशन हो रहा है कराची में। ये ऑपरेशन किसके खिलाफ होगा और क्या ये जो ऑपरेशन किए जाते हैं जिनमें छोटे लेवल के ऑपरेटर्स को मार दिया जाता है और बाद में हुकूमतें भी डिसमिस हो जाती हैं मावराए अदालत कत्ल के इल्ज़ाम में, ये क्या उसकी एक रेपुटेशन होगी? ये सारी सूरत हाल डिस्कस करते हैं। आज MQM के रहनुमा जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम समी इब्राहिम। डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे पहले कि खबर आ रही है कि जी फिर कराची में एक ऑपरेशन की तैयारियां हैं। ये ऑपरेशन जो है क्या वाकई ये बेनकाब कर सकेगा उन हाथों को जो भत्ता जिनके पास जाता है, या फिर सियासी मफादात का खेल है? कुछ लोग मार दिए जाएंगे, कुछ कवर अप कर दिया जाएगा और फिर ये सिलसिला उसी तरह चलता रहेगा? समी इब्राहिम, मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन तो एक स्ट्रेटजी या हिकमत अमली का एक हिस्सा होना चाहिए। कराची इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है वो हमारा एक कौमी शहर है, मईशत का हब है और तरक्की का इंजन है और पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहां पाकिस्तान के तमाम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और तमाम ज़बानें बोलने वाले लोग वहाँ पर बस रहे हैं, आबाद हैं। गोया के वो एक मिनी पाकिस्तान है। तो कराची में इस वक्त 90% बिगाड़, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ज़बान ज़द आम ये बात है। और वो कहते हैं कि अगर जो मुतासरीन है, आपने खुद कहा, जो ताजिर बरादरी है, मुख्तलिफ दुकानों के, मार्केटों के मालिकान हैं, प्रोफेशनल या सर्विस शोबे में काम करने वाले लोग हैं, एक तरफ भत्ता माफिया है, दूसरी तरफ अगवा बराए तावान की वारदातें आसमान से बातें कर रही हैं, फिर उसमें भी नई नई जहतें आ रही हैं। फिर इसके अलावा जो पैटी या स्ट्रीट क्राइम से वो बिल्कुल अलहदा है। अब पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए, जो हुकूमती जमात हैं वो, या अगर कोई मशावरत होती है अपोजिशन की जमात से तो, और जो सबसे बड़ी सियासी जमात स्टेक होल्डर है कराची में वो MQM है। सबसे ज़्यादा मुतासरा फरीक भी अगर कोई है इस सारे झगड़े और क़ज़िये में तो वो भी MQM है। हर एतबार से उसके वोटर्स मुतासर हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंट मुतासर हो रहे हैं। मेरी अपनी साख दाव पे लगती, मेरे पास जिम्मेदारी ज़रूर है, मैंडेट ज़रूर है, लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों में जब मैं हुकूमत में था उस वक्त भी मेरे पास इख्तियार नहीं था। आज मैं अपोजिशन में हूँ, ज़ाहिर है मेरे पास इख्तियार नहीं है, लेकिन जब मेरे पास इख्तियार था उन 4-5 सालों में 2001-2 से लेकर 2007 तक, जब
मेरे पास मकामी हुकूमत का इख्तियार था, शहर में सहूलतें कायम करने का, तरक्की देने का शहर को। जब लॉ एंड ऑर्डर पर मेरा कंट्रोल और इख्तियार था, जब सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में मेरा एक किरदार था, तो मैंने तीनों शोबों में नुमाया कारकर्दगी करके आवाम को डिलीवर करके। डॉक्टर साहब, ये तो आपने अब मेरे पास तजावीज़ है। ये मैं आपकी तजावीज़ की तरफ आता हूँ, लेकिन एक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब आपकी हुकूमत थी शहरी तो बड़ा उसमें तरक्याती काम भी हुआ, लेकिन भत्ता उस वक्त भी लोग शिकायत करते थे वसूल किया जा रहा है। और एक इस बात पर ज़रूर कमेंट कीजिए, जो आपके मुखालिफिन हैं वो बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि जो MQM का जो अस्करी विंग है या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो भत्ता वसूल करते हैं। और फिर मैं ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहा हूँ कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, उन्होंने भी इलेक्शन के फ़ौरन बाद आपकी जो राब्ता कमेटी थी और जो दूसरी तंजीमें थी उनको तहलील किया और ये कहा कि कुछ लोगों पर चार्जेस हैं। तो इस हवाले से जब आप स्टेक होल्डर हैं, बड़ी जमात हैं, तो फिर ये किस तरह से मुमकिन है कि ये सब कुछ हो रहा है, आप इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? अरे समी इब्राहिम, आपके सवाल में तो खुद मेरा जवाब मौजूद है कि कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने तो अगर कहीं पर MQM में कोई बिगाड़ होता है, कोई तंजीमी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी होती है, तो हम सिर्फ नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने पर, हमारे किसी कारकुन की सरगर्मियाँ जो कि हमारी सियासी ज़रूरत या एक सियासी जमात के कारकुन की जो सरगर्मियाँ होनी चाहिए, हमारी तंजीमी ज़रूरत, हमारी नज़रियाती ज़रूरत से मुताबिकत नहीं रखती, तो वो कारकुन फिर अगले दिन MQM का कारकुन नहीं रहता, उसे अखराज का दरवाज़ा दिखा दिया जाता है, उसका सोशल बॉयकॉट भी किया जाता है। ज़रूरत पड़ती है तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए भी पुलिस के साथ ताउन किया जाता है। लेकिन सिर्फ एक सियासी जमात अगर बाकायदगी से गुज़िश्ता 10-12 सालों से ये काम कर रही हो और हुकूमत में रह के ये कोशिश कर रही हो, जब हुकूमत में थी, कि भत्ता साजी के ख़िलाफ़ अगर कोई कानून पास हुआ सिंध असम्बली में तो वो MQM की मरून मिन्नत था। एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो ज़मीन के कब्ज़ों के ख़िलाफ़ अगर कोई कानून पास हुआ तो वो MQM ने पास कराया, MQM उसकी मुहर्रिक थी। लेकिन जब उस पर अमल दरामद का वक्त आया तो किसने बैक सीट इख्तियार की और ड्राइविंग सीट से जो है वो पीछे की सीट पर चला गया। तो ये आप इन्वेस्टिगेटिव थोड़ी सी रिपोर्टिंग कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जब मेरे पास इख्तियार था तो मैं आपको ये भी बताऊँ कि भत्ता बहुत नीचे चला गया था, अगवा बराए तावान की वारदातें ख़त्म हो गई थी, टारगेट किलिंग की इस्तिलाह तक नहीं थी। तो मैं तो एक अहम फरीक, एक ज़िम्मेदार, एक दाना दोस्त, एक ज़िम्मेदार सियासी जमात का, एक मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी का किरदार अदा करके मैं रास्ते बता सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि कहाँ पर जराइम के अड्डे हैं, कहाँ दहशत गर्दों की कमीन गाहें हैं जहाँ से वो निकलते हैं, ऑपरेट करते हैं, कहाँ कहाँ उनको वहाँ महदूद करने की ज़रूरत है, उनके ख़िलाफ़ कहाँ सिर्फ टारगेटेड, ये जो ऑपरेशन की आप बात करते हैं, सिर्फ ऑपरेशन से मसला नहीं होगा। एक मौसर मकामी हुकूमत जिसमें कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम हो, इंसानी इंटेलिजेंस का एक अच्छा मौसर निज़ाम हो, इलाक़ों में निगरानी का, चौकीदारी का एक निज़ाम हो, जो पूरी तीसरी दुनिया के ममालिक में अब ये निज़ाम कायम हो गया। हम जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी बात तो बहुत दूर की बात है। तो अगर हमने भी वही जो दुनिया में कामयाब तजुर्बे हैं वो इख्तियार ना किए, कम्युनिटी पुलिस की अहमियत को ना समझा और उसके ज़रिए से ये जो 90% का बिगाड़ इस वक्त कराची का, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों पे बिला वजह इल्ज़ाम लगता है कि उनके मिलिटेंट विंग है। अच्छा, मैं बड़े दावे और वसूख से कहता हूँ कि मेरी पार्टी में कोई मिलिटेंट विंग नहीं है। अच्छा, और जहाँ नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी है, जहाँ ऐसी सरगर्मियों में मेरे कारकुन मुलविस होते हैं, तो वो फिर MQM के कारकुन नहीं। मेरी पॉलिसी को 4-5 मरतबा अल्ताफ़ भाई ने पब्लिकली कहा है, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, वायलेंस एंड टेररिज्म, indiscriminate action against criminals, perpetrators of violence and terrorists। जब मैं ये कह दूं कि वायलेंस इज काउंटर प्रोडक्टिव, तशद्दुद से और तशद्दुद। अच्छा, अब ये बताइए डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये बयान कीजिएगा कि अब ये जो जिस ऑपरेशन की बात की जा रही है, क्या आपके साथ किसी ने कोई राब्ता किया, इस हवाले से आपको एतमाद में लेने की कोशिश की? मुझे एतमाद में अभी तक तो किसी ने नहीं लिया, लेकिन अगर मुझे एतमाद में लेंगे तो मैं यही कहूँगा कि ऑपरेशन और उसके नताइज उसी वक्त सस्टेन करेंगे। माजी में भी ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन किसके खिलाफ आप ऑपरेशंस कर रहे हैं? क्या जो खराबी की जड़ है,
क्या मालजाती इलाज है क्यूरेटिव? क्या आप मर्ज को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, या आप सिर्फ अलामतों का इलाज कर रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त कम है, सिर्फ एक आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, फैसला कर लिया आपकी जमात ने कि सदारती वोट किसको देंगे? हमने अब तक फैसला नहीं किया है। दोनों बल्कि तीनों जमातों के उम्मीदवार अपनी अपनी जगह पे बड़े अच्छे मजबूत उम्मीदवार हैं। रज़ा रब्बानी हो, ममनून हुसैन हो और वजीउद्दीन साहब हों। मैं ये समझता हूँ कि दो जमातों ने हमसे रब्ता किया है, PMLN ने भी किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया है, और हमारा कल मेरे ख्याल में इस सिलसिले में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि वक्त कम है। डॉक्टर फारूक सत्तार ये कह रहे थे कि राब्ता हुआ है जमातों से और कल फैसला करेंगे। नाजरीन, यहाँ पर आज का प्रोग्राम खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।